हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। आई होप कि आपको पिछली क्लास में जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया था उसको आपने फॉलो किया होगा। उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको दोबारा एक बार सॉल्व करें और उसके अलावा कुछ नए क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करें। एक नया क्वेश्चन तो आपके वर्कबुक में भी है, दैट इज 52। 51 आपने सॉल्व कर रखा था, तो अब 52 मैं सॉल्व करता हूं। अगर आपने 52 अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो अभी आप वीडियो मत देखिए, पहले आप सॉल्व कर लीजिए फिर आप वीडियो देखिएगा। मैं अब यहां से 52 स्टार्ट करता हूं। सो in this question number 52 they are basically asking what is the gradient value. So लिखा है following consecutive readings were taken with a level and 5 meter leveling staff on continuously sloping ground at a common interval of 20 meter and the readings are given as 0.385, 1.030, 1.925, 2.825, 3.730, 4.685, 0.625, 2.005, 3.110 and 4.485। मिला लेते हैं एक बार रीडिंग को। 0.385, 1.03, 1.925, 2.825, 3.73, 4.685, 0.625, 2.005, 3.110 and 4.485। अब क्या है इसमें, देखो लिखा क्या है, इसमें कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड पे रीडिंग ली जा रही है, ठीक है, और यहां पे चेंज पॉइंट का, इंस्ट्रूमेंट शिफ्टिंग का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। साथ में रिड्यूस लेवल दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट का बोलता है रूल आउट द पेज ऑफ लेवल बुक, ठीक है, एंड कैलकुलेट द ग्रेडियंट। अभी ये सब करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस रीडिंग को देखें और एनालाइज करें कि इसमें चेंज पॉइंट का पोजीशन दिया तो नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने आपको ये सिखाया था कि जब भी कभी रीडिंग्स का ऑर्डर दिया रहे किसी स्लोपिंग वाले केस में, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहां से इंस्ट्रूमेंट को शिफ्टिंग की गई है। जैसे कि यहां पे अगर ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है तो रीडिंग मस्ट बी इंक्रीजिंग इन नेचर। तो यहां पे देखो, इन यहां से स्टार्ट करो, इंक्रीजिंग 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 एंड डिक्रीजिंग मीन्स व्हाट, द इंस्ट्रूमेंट लोकेशन इज चेंज्ड, ठीक है। और उसके बाद फिर से देखो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो जहां पे ऑर्डर फॉलो नहीं, आप जानते हो कि स्लोप पे हमेशा एक ही ऑर्डर में रीडिंग रहेगी। अगर ये अपवर्ड ग्रेडियंट है तो रीडिंग हमेशा कम हो रही होगी, अगर ये डाउनवर्ड है तो रीडिंग हमेशा बढ़ रही होगी। लेकिन यहां पे क्या है कि रीडिंग बढ़ रही है और एक जगह पे कम हो गई है, इसका मतलब कि इंस्ट्रूमेंट का लोकेशन चेंज हुआ है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको यहां पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आ रही है, सो गो टू दैट लेक्चर एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन स्टार्ट दिस, ठीक है। अब देखो यहां पे इसमें हम लोग बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड अगर डिफाइन करें, सो दिस वन इज द बैक साइड रीडिंग, दिस ऑल आर द इंटरमीडिएट साइड रीडिंग एंड दिस वन इज द fourth side reading. Then this one is the back side reading, this one is intermediate side reading and this one is the fourth side reading. So यहां पे मैं सबसे पहले स्लोपिंग डाउनवर्ड ग्रेडियंट दिखाता हूं। तो ग्रेडियंट कुछ ऐसा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड ग्रेडियंट, ग्राउंड इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पे फर्स्ट वी हैव केप्ट वन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज हियर एंड आफ्टर कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट हियर वी हैव द फर्स्ट स्टाफ एट द बेंचमार्क पोजीशन। देन कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 हो गया, देन 2, देन इट इज 2, देन 3 4 5 एंड 6। अब आप यहां पे देखो मैंने कांस्टेंट इंटरवल पे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कांस्टेंट इंटरवल पे है, तो मैंने सब इंटरवल कांस्टेंट कर दिया। आप देखो 20-20 मीटर के डिफरेंस पे है, सो दिस वन हर एक स्टेशन 20-20 मीटर के डिफरेंस पे है, लाइक दिस। इंटरवल दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, कितना लिखा है, 20-20 मीटर इंटरवल पे, तो ये हमने इक्वल इंटरवल पे आपको सारे स्टाफ दिखा दिए और ये रीडिंग्स कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सो पहले यहां तक की सभी रीडिंग्स में लिख लेता हूं, कितनी है, इट इज 0.385, देन 1.030, देन 1.925, then 2.825, then 3.730 and 4.685। इसके बाद नाउ रीडिंग चेंज हो गई है। अगर इसी इंस्ट्रूमेंट से ली जाती रीडिंग तो अगली रीडिंग भी बढ़ जाती,
लेकिन रीडिंग चेंज हो गई है, कम हो गई है चीजें, यहाँ पे देखो सडनली कम हो गई। इसका मतलब कि इंस्ट्रूमेंट का लोकेशन चेंज कर दिया गया है और सिचुएशन अब कुछ ऐसा है। सो व्हाट आई कैन राइट, द इंस्ट्रूमेंट लोकेशन इज नाउ हियर, ठीक है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे रीडिंग लिया गया है उसी तरीके से स्लोपिंग ग्राउंड पे कुछ इस तरीके से रीडिंग्स हो जाएगी। सो द नेक्स्ट रीडिंग इज हियर दिस, देन 20-20 मीटर के इंटरवल पे कुछ ऐसा है सिचुएशन। आप देख लो, आपके सामने पूरा ग्राउंड प्रोफाइल ड्रॉ हो चुका है और इस रीडिंग्स को भी मैं लिख दे रहा हूं। सो दिस वन इज 0.625, 0.625, then we have this is 2.005, then 3.110 and then 4.485। रीडिंग मैच कर लेते हैं एक बार। 0.385, 1.30, 1.925, 2.825, 3.73, 4.685 and then 0.625, 2.005, 3. और ये इसकी वैल्यूज आ गई है। और वहीं पे ये जो बेंचमार्क है इसका भी RL आपको मालूम है। सो आई कैन राइट RL ऑफ बेंचमार्क गिवन एज 208, दिस इज 208.125 मीटर, ठीक है। ये कुछ ऐसा है और इंटरवल 20-20 मीटर का है। सो दिस यू कैन सी, ये जो मैं इंटरवल दिखा रहा हूँ ना, इंटरवल हम लोग हमेशा इस तरीके से देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और ये 20-20 मीटर है, हर एक के बीच में 20 मीटर का डिफरेंस है। सो आप ये समझ सकते हो, ये 20 जहां जहां रेड में ड्रॉ कर रखा हूं ये सब 20 है। दिस इज 20, दिस वन इज 20 एंड दिस वन इज 20। अब यहां से हमें करना क्या है, रूल आउट अ पेज ऑफ लेवल बुक एंड कैलकुलेट द ग्रेडियंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड ऑल्सो। सो अब मैं एक एक करके वर्कआउट करता हूं। सो वी हैव दिस स्टेशन एज A, this station B, then this station C, then D, then E we have, then F, then G and then H we have. So आप देखो इस तरीके से कंप्लीट ग्राउंड प्रोफाइल ड्रॉ हो चुकी है और हम लोग अभी RL निकालना चाहें तो काफी आसान है, लेकिन कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है, इन्होंने क्लियरली लिखा है, देखो राइज एंड फॉल मेथड लिख रखा है इन्होंने। बेसिकली ये क्वेश्चन में ना सॉल्व करना था, लेकिन मैंने ऐड किया राइज एंड फॉल। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से भी आसानी से बन जाता है, राइज एंड फॉल से भी आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में लिखा है राइज एंड फॉल मेथड से एंड ऑल्सो द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट। तो आप बताओ सबसे पहले RL निकालना तो काफी आसान हो जाएगा। कैसा निकालोगे RL? तो RL वर्कआउट करना तो काफी आसान है, क्योंकि यहाँ से बेंचमार्क से A का RL, A से B का RL, सबका RL निकलता चला जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमें RL मिल जाएगी H की। तो बेंचमार्क की RL और H की RL का डिफरेंस ले लेंगे, तो वो डिफरेंस हमें मिल गई कि भाई डिफरेंस कितनी है एलिवेशन की, और दोनों का अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस निकालना भी काफी आसान है और उससे हम लोग ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट हो रही है। सो जस्ट लुक एट दिस। सो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? सो स्टार्टिंग से एंड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्टेशन का नाम तो नहीं लिखा था, ऑल्सो ग्रेडियंट लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट टू द लास्ट। तो आप बता दो, दिस इज 20 20 20 20 20, ठीक है। कितनी बार आ गया? दिस इज टोटल 9 स्टेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 8 डिस्टेंसेस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट इज 8 into 20 एंड दिस इज इक्वल टू 160 मीटर। 160 मीटर का डिस्टेंस आ गया। तो अगर मुझे ग्रेडियंट निकालना है ना कि ये वाली ग्रेडियंट कितनी है, तो ए बेंचमार्क से H का एलिवेशन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं हम लोग। अगर यही सिर्फ क्वेश्चन होता ना कैलकुलेट द ग्रेडियंट, तो सॉल्व करना काफी आसान है, क्योंकि आपको मालूम है कि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट होती है। तो एलिवेशन डिफरेंस लास्ट माइनस फर्स्ट का एलिवेशन डिफरेंस आपको वहीं से मिल जाता है सिर्फ रीडिंग से। तो हम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला है लेवल बुक को फिल करने के लिए, वो भी राइज एंड फॉल मेथड से। तो हम लोग राइज एंड फॉल मेथड से वर्कआउट करेंगे। लेकिन आप खुद सोचो, क्या कहीं पर राइज आएगी? डायग्राम देख के बोल दो, कहीं पे आ सकती है? भाई ये ग्राउंड ही फॉलिंग है, तो कहीं पे राइज का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, हमेशा फॉल है। तो अब मैं यहां से कैलकुलेट करके दिखाता हूं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो सी द लेवल बुक नाउ। Station, then we have backside,
then we have intermediate site, then we have foresight, then we have fall. rise है ही नहीं, लिखने का क्या मतलब है इसमें, फॉल मैंने सिर्फ बना दिया है, और उसके बाद RL, and finally we have remarks. So we have benchmark, A, B, C, D, E, F, G and H. Let's start with this. डेटा फीड करते हैं, अब इसमें कोई चैलेंज नहीं आपको लगेगा क्योंकि आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सिर्फ इसमें क्या था, ग्रेडियंट निकालना, यही इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, और स्लोपिंग दिया हुआ, चेंज पॉइंट नहीं दिया हुआ था, जो भी आपने टेक्निक से निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दिस बेंचमार्क पे बैक साइड रीडिंग इज 0.385, फिर ए पे 1.030, फिर बी पे 1.925, फिर सी पे दिस इज 2.825, फिर डी पे 3.730, एंड फिर ई पे वी हैव 4.685 फोरसाइट की कैटेगरी में, और इसी ई पे बैक साइड है 0.625, फिर एफ पे इंटरमीडिएट साइड 2.005, फिर 3.110, एंड द लास्ट इज फोरसाइट 4.485, और RL की वैल्यू 208.125, दिस इज 208.125 मीटर, जो कि बेंचमार्क है, और इसमें चेंज पॉइंट देखी है सिर्फ दिस वन, और लास्ट में तो TBM होगी ही। ठीक है, अब यहां से राइज एंड फॉल निकालना है, तो मैंने आपको बताया था टेक्निक इसका कि डायरेक्शन डिफाइन कर लो, किसमें से किसको माइनस करना है। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट। सो लेट्स कैलकुलेट द फॉल वैल्यू। हर एक में माइनस आ जाएगी, कैलकुलेट करोगे, डायग्राम से ही क्लियर है आपको कि हर एक में माइनस आना है। सो लेट्स कैलकुलेट दिस नाउ, and I can write it is 0.385 minus of 1.030. This value comes out as point, यहाँ पे 0.645. उसके बाद नेक्स्ट है this minus this 1.030, 1.030 minus 1.925. This value comes out as 0.895, सभी माइनस में आ रही होगी। 1.925 minus 2.825. This value comes out as 0.900. Then 2.825 minus 3.730, and this value comes out as 0.905. Last is 3.730 minus of 4.685. It is 0.955. Next यहाँ से देखें, सो यह आ जाएगी 0.625 minus 2.005, ये वैल्यू भी माइनस में, एंड दिस इज 1.380. फिर यहाँ से देखें 2.005 minus 3.110, and this value is 1.105, and the last 3.110 minus 4.485, and this value comes out as 1.375. अब देखो ये सभी फॉल हैं, और कैलकुलेट करने का तरीका काफी आसान हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस माइनस दिस, माइनस करते चले जाओ। सो लेट्स स्टार्ट विथ 208.125 माइनस 0.645। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आ गई, दिस इज 207.48, 208 1.5 0.64 minus 0.895, and this value 206.585 minus 0.9, it is 205.585.
0.685, ये कुछ ऐसा है ना, ठीक है, माइनस 0.905, 204.780, minus 0.955, 203.825, minus 1.38, and this is 202.445, minus 1.105, and this is 201.340, and the last is minus 1.375, and this value comes out as 199.965. अब यहाँ से इसका चेक अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो एक टेबल तो तैयार हो गई है, हम लोग यहाँ पे चेक देख लेते हैं कितनी आ जाएगी। सो इस चेक को यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, सो चेक में सबसे पहले देखेंगे समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। हालांकि आपको मालूम है कि राइज तो 0 है, तो फॉल को ऐड कर लेते हैं, कितनी आ रही है। इट इज 0.645 प्लस 0.895 प्लस 0.9 प्लस 0.905 प्लस 0.955 प्लस 1.38 प्लस 1.105 प्लस 1.375। ये वैल्यू आ रही है 8.16 माइनस ऑफ 8.16, और RHS क्या थी, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो लास्ट वाला भी निकाला है 199 पॉइंट कितनी है 965 माइनस ऑफ ये आ रही है 965, और ये आ रही है माइनस ऑफ 208.125। चेक कर लो, 199.965 minus 208.125, and this value comes out minus of 8.16। तो आप देख लो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब कैलकुलेशन हमारी सब करेक्ट है, सॉल्व हो चुकी है अभी। ठीक है, तो यही पार्ट बेसिकली निकालना था इस क्वेश्चन में। लेकिन एक और भी चीज थी इसमें कि आपको निकालना था ग्रेडियंट। तो आप मुझे ये बता दो, डिस्टेंस तो मिल गया, लेकिन एलिवेशन डिफरेंस इस वाले डायग्राम से देखो। सेकंड पार्ट निकालता हूं मैं, बोलूं ये वाला एलिवेशन डिफरेंस v की वैल्यू, ठीक है, h से, अब h को यहां पे दिखाया मैंने, और h से ये ट्रायंगल देखो और बताओ कि ये वाली पार्ट कितनी आ जाएगी v। तो आपको मालूम है ना कि ये RL कितनी है 208.125, मैं लिख भी देता हूं, इट इज 208.125 माइनस ऑफ 199.965 कितनी आ गई 208.125 माइनस 199.965, 8.16 आ जाएगी ये। सो दिस इज 8.16 मीटर। अब आप मुझे बता दो कि ये डिफरेंस है 8.16 और डिस्टेंस इतना, सो वी कैन राइट व्हाट इज द ग्रेडियंट। अब देखो ग्रेडियंट कैलकुलेट हो जाएगा, दिस इज v अपॉन h, और डिस्टेंस ही तो है जो h है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला आपको डिस्टेंस मिल गया और इसकी एलिवेशन भी मिल गई। सो आई कैन राइट इट इज 8.16 डिवाइडेड बाई 160। सो दिस इज 1 अपॉन कितनी हो जाएगी 160 अपॉन 8.16। सो इट इज 19.61। ये इसका ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट इज 1 in 19.61। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द ग्रेडियंट। तो ये दो क्वेश्चंस किया ना, इससे काफी कुछ आपको आइडिया लग चुका होगा। अभी मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन आती है तो यू जस्ट नीड प्रैक्टिस। देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट लेफ्ट, एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके बाद प्रैक्टिस करना है आपको। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी में ना जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट का जिक्र करता हूं मैं आपको। ठीक है, और उसके बाद चलेंगे इन्वर्टेड स्टाफ के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार अननोन डेटा के प्रॉब्लम्स पूछते हैं। तो कभी भी अगर अननोन डेटा का प्रॉब्लम आए तो उसको काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आप हमेशा इतना याद रखिए कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का स्टाफ रीडिंग का डिफरेंस
और उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का आरएल का डिफरेंस हमेशा सेम होती है. That means the staff reading, the difference of a staff reading is always equal to the difference of the RL, but the sequence must be taken opposite. What is the meaning? I will show you through the example. So first you write it down. First you write it on this one, then you can write on the second part here. देखो, एक जो कॉन्सेप्ट अभी बताने जा रहा हूं उसको नोट करके लिख लेना आप लोग. Elevation difference between 2 points is always equal to difference of staff reading. क्या इसका कहने का मतलब है? ये टेक्निक जो बता रहा हूं ना, काफी आपको हेल्प करने वाला है अननोन डेटा का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव जब बनाओगे आप तो अननोन डेटा दी रहेगी, कई बार डेटा दिया हुआ नहीं रहता है, अननोन डेटा पूछा जाता है आपसे. तो उस केस में ना ये सब आपको काफ़ी हेल्प करेगा. ये हेल्प सिर्फ यही नहीं करेगा, ये हेल्प आपको तब भी करेगा जब आप सॉल्व कर रहे होंगे कॉलिमेशन एरर के क्वेश्चंस को. ये तब भी सॉल्व करेगा जब आप इन्वर्टेड स्टाफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे. तब भी हेल्प करेगा जब आपको डायरेक्टली कुछ सॉल्व करना हो. जैसे कि मैं बोलूँ आपको यहीं पे कि अगर मुझे जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना उसमें ग्रेडियंट पूछा गया था, तो मुझे ये तो पता नहीं थी ना, कि स्टार्टिंग में पता नहीं थी, बिना लेवल बुक प्रिपेयर किए हुए जो आखिरी पॉइंट एच थी उसकी आरएल हमें मालूम नहीं थी. लेकिन आरएल आपको मिल जाती अगर आप ये चेक अप्लाई कर देते इस तरीके से कि एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब आरएल ऑफ बेंचमार्क माइनस आरएल ऑफ एच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ स्टाफ रीडिंग. अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट से ली जाती तो, अगर अलग अलग से ली जाती तो हम लोग चेक अप्लाई करके कर सकते हैं इसी को. अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट से लिया जाए ना तो डायरेक्टली लिख सकते थे आप कि 2 स्टाफ रीडिंग का डिफरेंस इज इक्वल टू आरएल का डिफरेंस. और अगर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं उसमें तो उसी को आप चेक बना देते हो और आप लिखते हो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर्थ साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल. सो क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, वो यहां पे अलग से देखो आप. जैसे मान लो कि ये ग्राउंड है, कैसा भी ग्राउंड आप अडॉप्ट कर लो, कि जैसे मान लो ये ग्राउंड है और मैं बोलूं कि यहां से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट रखी गई है और इस इंस्ट्रूमेंट से वी हैव टेकन द रीडिंग टू डिफरेंट स्टाफ ऑफ योर चॉइस. सपोज हियर, so we have the staff here, you can see. So this one is basically the benchmark station, this one is station A and this one is station B. Suppose we have taken this particular readings here and we have this as the back side reading, this one as the intermediate side reading and this one is the foresight reading. अब जरा सोचो कि A स्टेशन पे this और B स्टेशन पे this. Now मैं पूछूं कि A और B के बीच का जो एलिवेशन डिफरेंस है ना वो ये है, आप देखो ये वाला है, ठीक है. इसको आप कैसे कैसे पता कर सकते हो?
कैसे कैसे लिखोगे? तो ये समझाने के लिए मैं आपको यहीं पे एक MSL दिखा रहा हूं कि मान लो कि ये MSL है, तो आप क्या लिख सकते हो कि A की RL ये वाली हो जाएगी और B की RL ये टोटल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस डिफरेंस को क्या लिख सकता हूं, दिस डिफरेंस, कैन आई राइट दिस डिफरेंस एज इक्वल टू RL ऑफ B माइनस RL ऑफ A। और इसी डिफरेंस को ऐसा भी लिख सकते हो क्या, स्टाफ रीडिंग ऑफ IS, स्टाफ रीडिंग एट A माइनस स्टाफ रीडिंग ऑफ B। तो ये जो डिफरेंस है ना, दो पॉइंट के बीच की एलिवेशन डिफरेंस को आप RL के टर्म्स में भी लिख सकते हो और स्टाफ रीडिंग के टर्म्स में भी लिख सकते हो, लेकिन सीक्वेंस उल्टा रखना पड़ेगा। क्या इस कहने का मतलब है कि आई विल राइट, अगर इसी को मैं यहां से रिलेट करूं, सो आई विल राइट, देखो आई विल राइट दिस स्टाफ रीडिंग, दिस HA माइनस HB। अब ये HA कहां पे है, आप देख लो, ये वाली जो रीडिंग है ना, इसको बोलेंगे स्टाफ रीडिंग एट A, HA जो कि इंटरमीडिएट साइट है, और ये है HB जो B पे स्टाफ रीडिंग है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि HA माइनस HB इज इक्वल टू, ये जो हाइट है ये क्या है, दिस इज RL ऑफ B, और ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, दिस इज RL ऑफ A। तो आप खुद ही सोचो, कैन आई राइट HA माइनस HB इज इक्वल टू RL ऑफ B माइनस RL ऑफ A। तो ये आपको काफी हिंट करेगा। सो HA माइनस HB इज इक्वल टू RL ऑफ B माइनस RL ऑफ A। दिस इज हाउ यू वर्क आउट। तो ये एक अलग से आप नोट बना करके आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको काफी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब भी आप अननोन डेटा पैरामीटर सॉल्व करोगे तो आपको हेल्प करेगा, या फिर कोई बिगर क्वेश्चन में बिना काफी आसानी से हेल्प मिल जाते हैं। इसका यूज करते हुए एक छोटा सा ना एग्जांपल बताता हूं, काफी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि मान लो कि एक बैक साइड रीडिंग है, और बैक साइड रीडिंग से कई सारे, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से एक बैक साइड रीडिंग ली गई 2.5, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट है 1.2, 1.5, 3.8, 2.5, 2.3, 2 पॉइंट समथिंग, इस तरीके से 8-10 रीडिंग्स हैं। आपसे अगर यह पूछा जाए कि RL ऑफ बेंचमार्क नोन टू यू, कैलकुलेट द RL ऑफ द 5th स्टेशन, 5वें स्टेशन का RL निकाल लो, तो क्या पूरा टेबल सॉल्व करेंगे हम? जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे, बेंचमार्क का एक स्टेशन पिक किया, ये रहा बेंचमार्क का स्टेशन, उसके बाद सीधा 5वां स्टेशन को पिक किया, और staff reading difference between the benchmark and this 5th station is equal to the RL difference। वहां से हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। तो कभी भी जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो ये वाला हिंट आपको बहुत काम देगा। ठीक है, डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी समझ चुके हैं डायग्राम को, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके यू कैन वर्कआउट इजली। तो इस टेक्निक को याद रखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन डलवाया था, जरा चेक करता हूं, अगर होगा तो मैं आपको करा भी दे रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 टर्न करो और देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा क्या है। द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन विथ अ डंपी लेवल ऑफ 4 मीटर लेवलिंग स्टाफ ऑन ए कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड ऑफ 30 मीटर। ठीक है, अब 30 मीटर का इंटरवल है। अब देखो 30 मीटर दिया है, लेकिन उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। आप चाहो तो पूरा कंप्लीट सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन देखना की जरूरत है कि नहीं। आगे देखो क्या लिखा है, 0.68, 1.455, रीडिंग दिया हुआ कई सारा, पूछा गया है RL ऑफ द 4th पॉइंट वाज कैलकुलेटेड टू बी दिस। ठीक है, कैलकुलेट द RL ऑफ द पॉइंट दैट हैज अ रीडिंग 0.680 मीटर। अब यहीं पे ना, इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको देखो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं। ठीक है, सिर्फ स्टेशन समझाता हूं, डायग्राम की जरूरत नहीं है। हालांकि आप चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाऊं और मैं आपको रीडिंग दिखाता हूं। ठीक है, H1 कितना है, रीडिंग 0.685, H2 रीडिंग कितना है, दिस इज 1.455, H3 रीडिंग कितना है, H का मतलब स्टाफ रीडिंग समझिएगा आप, 855, H4 2.330, H5 2.885, H6 3.380 एंड H7 कितना है, 1.055। अब कहता है कि RL ऑफ द 4th पॉइंट वाज कैलकुलेटेड 1, 2, 3, 4, इसका RL मालूम है। दिस RL ऑफ 4th पॉइंट कितना मालूम है भाई, RL ऑफ 4th पॉइंट इज 79.10 मीटर। ठीक है, 1, 2, 3, 4 जिसका 2.330 है, इसका RL मालूम है। तो पूछा गया है द RL ऑफ द पॉइंट दैट हैज अ रीडिंग 0.680, पहले में 0.680 है, 5 नहीं है,
H1 is 0.680. सो इसका RL क्या होगा? What is the RL of this point? आप अब यहीं पे ना समझो जरा, मुझे बताओ। सबको 30 मीटर के ये जो देख रहे हो ना, these are taken at the interval of 30 मीटर। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको इंटरवल की जरूरत पड़ेगी? अब क्या आपको इन सब स्टाफ रीडिंग्स की जरूरत पड़ेगी? अगर आपको ये वाला टेक्निक मालूम है ना, बस दो ही चीज की जरूरत है आपको, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आप देखो, सिर्फ पहले से फोर्थ के बीच में अप्लाई कर दूंगा मैं, एंड आई विल राइट H1 माइनस H4 इज इक्वल टू RL4 माइनस RL1। यही है ना, याद है ना, सीक्वेंस उल्टा रखना है, इसमें से 1 माइनस 4 और उसमें से 4 माइनस 1 किया हमने। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आप बताओ 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप लिखोगे 0.680, एंड फोर्थ वाले की वैल्यू कितनी है, 2.330, और बताओ RL ऑफ 4 दी हुई कितनी, तो आप लिखोगे 79.10 एंड माइनस RL ऑफ 1, फर्स्ट वन। सो सॉल्व करो जरा और बताओ RL ऑफ 1 कितनी आ रही है, अभी निकाल लेते हैं। देखो जरा, how much you getting? So let's calculate 0.68 minus 2.330, तो ये वैल्यू आ गई 1.65 माइनस में, ठीक है, 0.680 माइनस 2.3 माइनस, और ये वैल्यू यहां से इधर ले आओ और ये प्लस में चली जाएगी उस साइड। सो दिस प्लस 79 पॉइंट, ये आ जाएगी दिस वैल्यू प्लस 79.10, कितनी आ गई भाई? सो दिस यू आर गेटिंग एज 80.75 मीटर। आप चेक कर लो, आंसर आ रहा होगा कोई ना कोई। ठीक है, 80.75 मीटर। आर यू गेटिंग ए आंसर? सिंपली यहीं से सॉल्व हो गया। मतलब हमने क्या सिंपली हमने क्या किया कि भाई इतने सारे डेटास दिए हुए थे, लेकिन इन सब की जरूरत पड़ी ना, ही इंटरवल की जरूरत पड़ी और ना ही इन सब फालतू रीडिंग्स की जरूरत पड़ी हमें। अगर दो पॉइंट को आपस में रिलेट कर रहा है ना कभी भी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन एक नहीं है, कई सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, तो आप हमेशा ये वाला हिंट याद रखना कि इस तरीके से ना दो पॉइंट के बीच की स्टाफ रीडिंग और उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच की RL की डिफरेंस हमेशा इक्वल होती है, और वो जो इक्वल है उसमें सीक्वेंस उल्टा लिखना हमेशा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि यहाँ पे लिखा 1 माइनस 4 और यहाँ लिखा 4 माइनस 1, तो हमने वैल्यू से वही पुट किया, ये फर्स्ट वैल्यू माइनस फोर्थ वैल्यू इज इक्वल टू फोर्थ का RL मालूम था माइनस फर्स्ट का RL। ठीक है, सो you are getting this value, this answer. So check कर लेता हूं एक बार, 79.10 प्लस ठीक है 80.750 आ रही है, तो ए आंसर आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, ए आंसर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने आपको बोला था कि इस पॉइंट को नोट में लिख लेना, ये आपको काफी काम देगा। मैंने आपको बोला ना कि आप चैप्टर में ना ट्रिक समझो। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग, काफी आसान है और इसका वेटेज भी काफी अच्छा आपको मिलेगा। मतलब सर्वे चैप्टर से, अगर आप सर्वे पूरे सब्जेक्ट से आप वेटेज देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको लेवलिंग पार्ट से ही मिलता है। लेवलिंग में कई सारे एरियाज हैं जिसमें से आपने अभी तक यही सीखा है, एक ही पार्ट अभी तक सीखा है कि भाई राइज एंड फॉल क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसके कई तरह के अलग अलग व्यूज आपने समझ लिया है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि इसी का एक्सटेंशन है, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ। विल सी दैट। राइट, इसको लिख लो पहले, राइट इट डाउन, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलो देखेंगे इन्वर्टेड स्टाफ। पहले आप ये याद करो कि लेवलिंग स्टाफ होती क्या थी, याद होगा आपको। लेवलिंग स्टाफ एक मेजरमेंट डिवाइस है जिसको आप हमेशा ग्राउंड पे सेट कर रहे थे। जिस पॉइंट का RL निकालना था वहीं पे उसके 0 पॉइंट को टच करा रहे थे आप। आपको याद होगा लेवलिंग स्टाफ में मैंने आपको दिखाया था कि 0 मार्किंग होती है, 1 2 3 4 तक की मार्किंग होती है, और जिस पॉइंट की RL चाहिए होती है आप वहां से उसके 0 पॉइंट को टच करा देते हो,
तो वहां से उस ग्राउंड पॉइंट से लाइन ऑफ साइट तक की हाइट आपको मिल जाती थी। तो ये टेक्निक होता है सर्वे करने का, लेकिन ये तब आप यूज करते हो ना जब हमें ग्राउंड पॉइंट की आरएल चाहिए होती है। अब मैं टेक्निक यहीं पे पूछता हूं आपसे कि दिस टाइम आई एम कंसर्न टू कैलकुलेट द आरएल ऑफ एनी सीलिंग पॉइंट। किसी भी रूम में, किसी भी हॉल में सीलिंग देखते हो ना आप, जो छत होती है उसको नीचे से, जो नीचे वाला पार्ट है हमारा सीलिंग, मैं उसका आरएल निकालना चाहता हूं। जैसे कि इस हॉल में अभी जो मैं क्लास ले रहा हूं, यहां पे एक सीलिंग है और मैं सामने सीलिंग जहां पे लाइट लगी हुई है मैं इस जगह का आरएल अगर निकालना चाहूं तो ग्राउंड का आरएल तो निकालना सीख लिया आपने। अगर मैं बोलूं इस जगह का आरएल निकालना है तो क्या करेंगे? तो कॉन्सेप्ट बस इतना ही याद रखो कि जिस पॉइंट का आरएल निकालना है उस पॉइंट से जीरो को टच करा दो, लेवलिंग स्टाफ के जीरो को टच करा दो। तो जब हमें ग्राउंड का आरएल निकालना था तो मैंने लेवलिंग स्टाफ के जीरो को ग्राउंड से टच करा दिया था। अभी मुझे इसकी आरएल निकालनी है तो मैं इससे जीरो पॉइंट को टच करा दूंगा। तो मैं लेवलिंग स्टाफ को टर्न करूंगा। आप सोचो जरा कि लेवलिंग स्टाफ, मैंने आपको दिखा रखा है लेवलिंग स्टाफ, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये कुछ ऐसा लेवलिंग स्टाफ, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये यहां से जो लेवलिंग स्टाफ हमने दिखाया आपको, ठीक है, दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि ये लेवलिंग स्टाफ है और इसमें ये जीरो मार्किंग है। और उस तरीके से ये हमारी 1 है, फिर ये हमारी यहाँ पे आके 2 है, फिर यहाँ पे आकर के मान लो 3 है, एंड फिर यहाँ पे आके 4 है, कुछ ऐसा। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो लेवलिंग स्टाफ हमने समझाया आपको, जीरो पॉइंट तो ग्राउंड पे रख रहे थे, 3 शिफ्ट में था, ठीक है। अब मैं बोलूं कि हमें सीलिंग पॉइंट का आरएल निकालना है तो आप क्या करोगे ना कि ये है सीलिंग, तो इस सीलिंग से इस जीरो पॉइंट को यहां पे टच करा दोगे तो ये लेवलिंग स्टाफ अगर उल्टा रख दोगे, आप उल्टा टच करा दो तो ये जीरो यहां पे आ गया, 1 यहां पे आ गया, 2 यहां पे आ गया, 3 यहां पे आ गया, एंड इसी तरीके से 4th यहां पे आ गया। तो आप समझो इसी लेवलिंग स्टाफ को उल्टा करके रख दो, दिस इज नोन एज द इन्वर्टेड स्टाफ। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है इन्वर्टेड स्टाफ। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन मिलता है ना कि इन्वर्टेड स्टाफ, तो सिर्फ इतना ही समझना है कि स्टाफ को उल्टा कर दिया गया है और ये सिर्फ तब करते हैं जब हमें किसी सीलिंग पॉइंट, किसी ऐसे पॉइंट की आरएल निकालनी होती है जो कि किसी टॉप पे एग्जिस्ट करती है। तो अब मैं इसे इस पॉइंट का आरएल अगर निकालना है, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे टच करा दिया और अब मैं पूछता हूँ यहीं पे, आप सोचो और विजुअलाइज करो, सपोज कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट, इफ आई टेक द रीडिंग लाइक दिस and through the crosshair you are getting the reading as 2.5 meter। ये रीडिंग मान लो आपको मिल गई 2.5 मीटर। कैन यू टेल मी व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? ये 2.5 कहां से कहां तक रिप्रेजेंट करेगी? यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कहां से कहां तक रिप्रेजेंट करेगी। तो आप बोलोगे कि ये रीडिंग बेसिकली 0 से लेकर के यहां तक है और 0 तो ऊपर है, तो ये हाइट जो देख रहे हो ना 2.5, वो यहां से लेकर के यहां तक की हाइट है, दिस मच इज 2.5। सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस वन इज बेसिकली स्टाफ रीडिंग, ठीक है। और स्टाफ रीडिंग का मतलब पहले क्या था कि ग्राउंड पॉइंट से लेकर के लाइन ऑफ साइट तक की हाइट हुआ करती थी जब आपने उसको ग्राउंड पे रखा था, लेकिन अभी आपने सीलिंग पे रखा है। तो यहां पे स्टाफ रीडिंग का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली द एलिवेशन ऑफ द सीलिंग, जो जीरो पॉइंट है वहां तक की elevation which is taken with respect to this particular line of sight। so line of sight से ceiling तक की height होती है, इसको बोलते हैं inverted staff reading। and inverted staff reading या तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिले आपको कि inverted staff reading is 2.5 मीटर, या फिर इसी को लिखने का एक और भी जरिया है, एक और भी तरीका है। they will not mention anywhere that it is inverted in nature, they will simply write the value with negative sign because inverted staff reading को रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से। तो मान लो कि बहुत सारे रीडिंग्स आपको मालूम है, तो कहीं पे आपको पॉजिटिव रीडिंग लिखी रहेगी, कहीं पे नेगेटिव रीडिंग लिखी रहेगी। तो नेगेटिव का मतलब समझ लेना कि स्टाफ को उल्टा कर दिया गया है, इन्वर्टेड स्टाफ है इसीलिए नेगेटिव रीडिंग है, ठीक है। तो ये हमारी इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग, तो ये उल्टा कर दिया है, उल्टा करने के बाद है, ठीक है, ये हमने इन्वर्ट किया और इन्वर्ट करने के बाद ये 0 पॉइंट यहां आ गई और इस तरीके से रीडिंग है, तो इस हाइट को बोलते हैं। सो व्हाट आई कैन राइट, दिस स्टाफ रीडिंग is equal to -2.5 मीटर। ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, आपके सामने यहां पे रहा, ठीक है।
अब ये जो हमने आपको बताया ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट 1-2 पॉइंट का नोट लिख लो और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। इसके कुछ कुछ केसेस बनते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जब भी विजुअलाइज करना ना, सिर्फ यही विजुअलाइज करना कि स्टाफ रीडिंग अगर इन्वर्टेड है, इसका मतलब कि सीलिंग से लेकर के, लाइन ऑफ साइट से लेकर के सीलिंग तक की हाइट है, ठीक है। चलो एक नोट लिखिएगा इन्वर्टेड स्टाफ में, उसके बाद इस डायग्राम को बनाना, पहले नोट लिख लो। लिखो इसमें, staff is inverted in leveling work. Leveling staff is inverted in leveling work. Leveling staff is inverted in leveling work. Just to find RL of ceiling. Just to find RL of ceiling. Just to find RL of ceiling. ठीक है, एक और पॉइंट लिखो उसमें। लिखो inverted staff readings are represented with negative sign. Inverted staff readings are represented with negative sign. ठीक है, और अब इस वाले डायग्राम को उसी के नीचे बना लीजिए। ठीक है, चलो अब देखो यहीं पे कि आरएल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं कुछ केसेस आपको दिखाता हूं, ठीक है। नाउ इन कैलकुलेशन with inverted staff reading. कैलकुलेशन विथ इन्वर्टेड स्टाफ कंडीशन, तो एक सिचुएशन दिखाता हूं, और ये जो मैं सिचुएशन दिखाने जा रहा हूं ना, इसी को लैंग्वेज में घुमा फिरा के लिख देते हैं वो। तो आप ध्यान रखना कि जब भी इन्वर्टेड होगा ना स्टाफ, आप ईएस का प्रॉब्लम उठा के देख लो, गेट का देख लो, किसी भी स्टेट सर्विसेज का, आपको ना ये एरिया से इन्वर्टेड से बहुत ही कॉमनली आपको क्वेश्चन दिखाई दे देंगे, और बच्चा इन्वर्टेड देख करके वहीं पे डर जाता है, वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल एरिया है। करना क्या है आपको, सिर्फ आपको विजुअलाइज करना, और आप डायग्राम बनाना सीख चुके हो, इसलिए आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब मैं आपको कई सारे टेक्निक दिखाता हूं कि इन्वर्टेड के साथ किस तरीके से वर्क करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहला टेक्निक समझना एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब जो मैं एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं ना, ठीक है, लैंग्वेज में दिया रहेगा, डायग्राम नहीं होता है क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं कि आप ताकि लैंग्वेज को पढ़ करके डायग्राम विजुअलाइज करो, और उसके बाद क्या करना है वो यहां पे देखो। सो जैसे मान लो कि ये है ग्राउंड, मैं बोलूं ये है बेंचमार्क, ठीक है, एंड द बैक साइड रीडिंग टेकन इज दिस। This one is backside, which is H1, and now we have a foresight reading. This foresight is H2, which is taken to any ceiling. Suppose this point of ceiling is P. Can you tell me what is the RL of P value we have? This RL of P. तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूं। कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना हो, काफी आसानी से सॉल्व आप कर सकते हो। सो मैं आपसे ये पूछूं कि ये बेंचमार्क है, तो ये वाली हाइट ही ऑफ कोर्स H1 रही होगी, क्योंकि ग्राउंड पे लिखी हुई है, और ये वाली हाइट हमारी H2 रही होगी। तो मैं पूछूं P पॉइंट की RL क्या है? वेरी सिंपल, कोई फॉर्मूला मत लगाओ, ना ही राइज एंड फॉल, ना ही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्टली ऐसा। RL ऑफ बेंचमार्क आप जानते हो ना, ऊपर बढ़ने से RL बढ़ती है, नीचे जाने से RL कम होती है। आपको याद होगा जब मैं RL का डेफिनेशन बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि MSL हमारी रेफरेंस होती है। उस रेफरेंस वाले MSL से जितना ऊपर जाओगे RL बढ़ती जाएगी, जितना नीचे आओगे RL कम होती जाएगी। तो यहां से स्टार्ट करो बेंचमार्क से, और देखो आई कैन राइट RL ऑफ बेंचमार्क प्लस H1, यहां तक की RL मिल गई, प्लस H2, यहां तक की RL मिल गई। सो आई कैन राइट डायरेक्टली RL ऑफ P इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस H1 प्लस H2। ठीक है, ये एक तरीका हुआ, टेक्निक 1, मेथड 1। मेथड 2 देखो, अब मेथड 2, इसी को अगर मैं मान लो सॉल्व करूं अलग तरीके से, दूसरा तरीका ये हो सकता है इसको सॉल्व करने का कि आप HI यूज कर लो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या फिर आप राइज एंड फॉल यूज कर लो। मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से आपको दिखाता हूं अभी। सो आप बता दो इसमें, कैन यू राइट HI इज इक्वल टू, क्या लिखते हो आप, RL ऑफ बेंचमार्क
प्लस बैक साइड, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दिस इज RL ऑफ बेंचमार्क एंड प्लस, देख लो बैक साइड की रीडिंग कितनी है, H1, और दूसरा मैं पूछूं RL ऑफ P इज इक्वल टू HI माइनस फोर साइड रीडिंग, यही लिखते हो ना, HI माइनस, कभी भी जब आप RL निकालते थे इस वाले मेथड में तो क्या था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग, तो ये रहा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सो आई कैन पुट दिस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वैल्यू एज RL ऑफ बेंचमार्क प्लस H1 और माइनस ऑफ फोरसाइट की वैल्यू क्या लिखी हुई, H2, लेकिन इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है, सो यू विल रिप्रेजेंट विद नेगेटिव साइन H2, सो इट बिकम्स व्हाट, दिस इज RL ऑफ बेंचमार्क प्लस H1 एंड प्लस H2। ठीक है, तीसरा टेक्निक मैंने आपको बोला ना, जो पसंद आए वो यूज कर लेना। मेथड 3, कई सारे, आप ना कैसे भी दिमाग लगा लो, आप बन जाएगा आसानी से। मैंने बोला कि बहुत ही आसान एरिया है, आपको जो पसंद आए वो यूज कर लेना। अब यहां से मैं दिखाऊं, अभी मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट के बीच का स्टाफ रीडिंग एंड 2 पॉइंट के बीच का RL सेम होता है, तो मैं RL ऑफ P माइनस RL ऑफ बेंचमार्क लिख देता हूं यहाँ पे। आई कैन राइट दिस RL ऑफ P माइनस RL ऑफ बेंचमार्क इज इक्वल टू, बताओ P माइनस बेंचमार्क लिखा है तो स्टाफ रीडिंग क्या करोगे, this I can write, this is RL of staff reading, this at benchmark minus staff reading at P, यही तो करोगे, देखो जरा, और उसको मैं रिलेट करता हूं, आप देखो खुद ही, RL of P माइनस RL of benchmark इज इक्वल टू स्टाफ रीडिंग एट बेंचमार्क कितनी है, H1, और स्टाफ रीडिंग एट P कितनी है, माइनस ऑफ H2, सो कैन आई राइट RL ऑफ P इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस H1 प्लस H2। आप देख लो, आपको जो पसंद आए वो यूज करो, इस तरीके से यू कैन वर्क आउट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, टर्न द वर्कबुक नाउ। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, आप इसको पॉज करके आप इसे कंप्लीट कर लो, लिख लो, और एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं जिसका आंसर आपको करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो 2-2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप वर्कआउट कर पाएंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट था तो डायरेक्टली ये वाला हमने अप्लाई कर लिया, लेकिन 2 इंस्ट्रूमेंट है तो चेक से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2-2 इंस्ट्रूमेंट का केस है कि आपको देखो P पे भी बैक सेट है, Q पे भी बैक सेट है इस 9 नंबर क्वेश्चन में। तो उस केस में अगर तीसरे वाले मेथड से आप करना चाहते हो तो आपको समेशन वाला जो टेक्निक था ना चेक अप्लाई करने का, आपको याद होगा ना, समेशन ऑफ बैक सेट माइनस समेशन ऑफ फोर्थ सेट इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट, वहां से वर्कआउट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली वर्कआउट कर सकते हो। और मैंने जो ये वाला टेक्निक बताया ना, आपको सबसे आसान तरीका जो बताया था वो था पहला मेथड। ये देखते ही बेसिकली कोई भी डायग्राम देखते ही ना आप खुद भी विजुअलाइज कर सकते हो कि RL ऑफ दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, वेरी सिंपल। और यहीं पे मैं बोलूं कि जिनको समझ में आओगे ना वो डायग्राम पहले विजुअलाइज कीजिए। और इसमें देखो डायग्राम कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है, कि P पे बैक साइड है और फिर अगली रीडिंग Q पे फोर साइड है 1.5, फिर Q पे बैक साइड है, फिर R पे फोर साइड है। तो Q पे दोनों ही रीडिंग बैक साइड एंड फोर साइड दोनों ही नेगेटिव में है, तो कैसे वर्कआउट करोगे, डायग्राम सोचिए और खुद बन जाएगा। डू इट नाउ। चलो देखो इन क्वेश्चन नंबर 9 अब डायग्राम बनाता हूं। तो इसमें देखो सबसे पहले ऐसा कुछ ग्राउंड है और P स्टेशन इज द बेंचमार्क जिसकी RL मालूम है। तो यहाँ पे दिस RL ऑफ P is known to us कितना 100 meter, and then we have instrument which we have kept, and through the instrument we have taken the reading to the benchmark
एज कितना है, देखो दिस इज 1.655 एंड फोरसाइट रीडिंग अगर देखोगे पी के बाद तो वो माइनस में दी हुई है 1.5। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.5 जिस पे ली गई है वो एक इन्वर्टेड स्टाफ है, तो मैंने इसको इन्वर्टेड स्टाफ बना दिया। दिस वन इज इन्वर्टेड स्टाफ कितना, सो दिस वन इज 1.5 मीटर और ये है कोई पॉइंट जहां पे इन्वर्टेड करके रखी गई है और ये स्टेशन का नाम है क्यू। तो आपको बैक साइड फोर्थ साइड जो पी से था वो तो आपको समझ में आ गया। अब अगले स्टेशन पे जाएं, सो द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट वी आर गोइंग टू कीप हियर एंड दिस रीडिंग हियर आफ्टर कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट, दिस यू कैन सी द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द बैक साइड इज 0.95 और ये भी माइनस में दी हुई है, मतलब कि आपने जो फोर साइड के बाद बैक साइड लिया है आखिरकार चेंज पॉइंट रहा होगा। इसका मतलब कि क्यू देखो जहां पे फोर साइड है बैक साइड भी है क्यू पे, इसका मतलब क्यू हमारी चेंज पॉइंट है और उसके बाद इसको मैंने ऊपर किया यहां से एंड दिस रीडिंग यू आर गेटिंग एट द सेम इन्वर्टेड स्टाफ एज 0.95 एंड देन वी हैव अ फोर साइड रीडिंग दिस वन एज 0.75 मीटर। इस स्टेशन का नाम क्या है, आर, और इसी का आरएल पूछा जा रहा है। तो मैं आपको इसका दो टेक्निक समझाता हूं कि किस तरीके से आरएल निकालेंगे। तो आप सबसे पहले ये समझो कि जो सिंपलेस्ट टेक्निक था जो मैंने सबसे पहले सिखाया था वो समझो कि अगर मैं बोलूं पी पे स्टाफ रीडिंग है, इसका मतलब ये वाली हाइट है मालूम आपको 1.655, यही स्टाफ रीडिंग होगी पी पे बैक साइड रीडिंग। फिर जो क्यू पे फोर साइड है वो ये वाली रीडिंग है, ये वाली हाइट यहां से यहां तक। फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया और आपने रीडिंग लिया तो वो ये वाली हाइट निकल के आई 0.95 और उसके बाद जो फोर साइट आई है वो यहां से लेकर के यहां तक आई है दिस वन। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आरएल क्या है आर की, तो आप तो जानते थे ना, आपको पहली क्लास में मैंने समझा रखा था, जो हमने लेवलिंग का क्लास लिया था उसी में हमने आपको बता रखा था कि जब भी कभी आप किसी एमएसएल से ऊपर जाओगे तो आरएल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, नीचे आओगे तो कम होती चली जाएगी। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट, आरएल ऑफ पी plus this value and then plus this value is the RL of Q and then RL of Q minus this value is RL of this line of sight and minus of this value is the RL of R. So उसको एक बार में अगर लिखोगे तो इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, this RL of P is equal to एक करके 100 प्लस, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं पहले रास्ता ये ना, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, तो आप देखो ऊपर जा रहे हैं तो प्लस करेंगे तो आरएल ऑफ पी प्लस 1.655 और उसके बाद प्लस 1.5 यहां पहुंच चुके हो, माइनस 0.95 एंड माइनस 0.75, ये बन गई आरएल। आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो कितनी है कैलकुलेटर, so this value comes out as 100 plus 1.655 plus 1.5 minus 0.95 minus 0.75. This value you are getting as 101.455 meter is the answer. इस तरीके से आप वर्कआउट करते हैं तो आपके सामने देखो ये आंसर आ गया 101.455। ये ए बी सी की जगह डी लिखा गया है और डी की जगह भी डी है, प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, परेशान मत होना, फिर आंसर हमारी सी आ रही है, ठीक है 101.455। अब यहां से जैसे हमने ये बताया ना, इसके कई सारे डिफरेंट टेक्निक्स बताए थे, अब मैं थोड़ा सा टेक्निक आपको और भी समझाता हूं। आपको याद है ना मैंने क्या बोला था कि आप डिफरेंस से एक और भी तरीका बताया था हमने कि दो पॉइंट के बीच का स्टाफ रीडिंग का डिफरेंस उसके आरएल के डिफरेंस के बराबर होता है। वो काम भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या है कि पी पे और आर पे सेम ही इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग नहीं ली गई है तो डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तो कर सकते हो, दोनों को मिला करके। और हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे चेक अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको वो भी टेक्निक दिखाता हूं यहीं पे चेक अप्लाई करके कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई विल राइट समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। अब देखो इसी का मेथड 2 समझा रहा हूं, एक मेथड से समझा दिया मैंने, अब यहीं से अगर मैं समझाऊं तो आप पहले सोचो कि समेशन ऑफ बैक साइड है कितना, और ये मैं यहां से नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा टेबल से। सो लेट्स फाइंड कि टेबल में जो दी हुई है समेशन ऑफ बैक साइड कितनी है। सो आई विल राइट द बैक साइड वैल्यू इज 1.655 प्लस माइनस ऑफ 0.95 और माइनस ऑफ फोर साइड
माइनस ऑफ फोरसाइट में -1.5 प्लस 0.75। आप देखो ना, मैंने क्या किया, दोनों बैक साइड को ऐड कर दिया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, नेगेटिव को एज इट इज पुट करो, फोरसाइट में एज इट इज पुट करो, और इज इक्वल टू लास्ट RL इज RL ऑफ R और फर्स्ट RL इज 100। सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। हियर यू विल गेट द सेम आंसर। मैंने आपको बताया ना कि टेक्निक कोई सा भी यूज करो, आंसर में कोई फर्क आएगा नहीं। 1.655 माइनस ऑफ 0.95 माइनस ऑफ माइनस 1.5 प्लस 0.75, दिस वैल्यू, ठीक है, दिस और ये 100, ये RL ऑफ R इज इक्वल टू 100 प्लस 1.455, 101.455। सी आंसर सेम आ रही है। तो आप टेक्निक कोई सा भी यूज करो, आपको जो पसंद आए वो यूज कर लो, लेकिन मैंने आपको बताया सिंपलेस्ट आपको यही पड़ेगा। और जब भी कभी इसमें अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आ रही, कहाँ ऊपर कहाँ नीचे, अब ये यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट से बढ़ा करके 2 क्या, 2 से 4 6 8 10 बहुत सारे कर देगा, तो टेंशन लेना ही मत। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर्थ साइड इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट, सॉल्व्ड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक पे अब, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। अगला टॉपिक है यहीं पे, हमने जब आपको मेथड्स टू फाइंड RL समझाया था, तो वहां पे एक अजम्पशन लिया था आपने लास्ट लेक्चर में, और वो था कि सर्वे इज प्लेन। अगर सर्वे प्लेन है तब क्या, है ना। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि सर्वे इज नाउ जियोडेटिक, ठीक है। कहने का मतलब कि इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर वी आर नाउ गोइंग टू कंसीडर। तो अगर कंसीडर करें तो क्या, सो नाउ लेट्स राइट द नेक्स्ट हेडिंग हियर, करेक्शंस रिक्वायर्ड इन लेवलिंग वर्क। Write the next heading, corrections required in leveling work. Corrections required in leveling work. चलो, अब इसमें आप पहले समझो इस बात को, करेक्शन कब चाहिए लेवलिंग वर्क में, जब एरिया लार्ज हो। तो हम लोग यहाँ पे ये कंसीडर करने जा रहे हैं कि एरिया लार्ज है, और लार्ज एरिया होने के कारण कर्वेचर इफेक्ट सिग्निफिकेंट है। सो वी हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, और अगर सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ कर्वेचर है तो उसके हिसाब से हमें कर्वेचर की करेक्शन लगानी पड़ जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा एक और चैलेंज ये है कि जब हम लोग टेलीस्कोप से लॉन्ग रेंज तक आप अगर देखते हो, तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है दैट इज अफेक्टेड बाय द material of the environment air also, and that effect is known as the refraction. तो क्या है कि एक प्रॉब्लम तो हो गया कि भाई कर्वेचर इफेक्ट है जो अर्थ में है, और दूसरी है कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट है जिसको हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वो रिफ्रैक्शन की वजह से हॉरिजॉन्टल रह नहीं पाती, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण हमें रिफ्रैक्शन का भी करेक्शन अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। सो यहां पे चैलेंज क्या है, कर्वेचर। और दूसरा, अब कर्वेचर से क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, बस एक छोटा सा एग्जांपल है। आप बता दो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल क्यों थी, पिछली क्लास में पढ़ा आपने। सिर्फ इसलिए क्योंकि बबल इन द बबल ट्यूब, अल्टीट्यूड बबल ट्यूब एट सेंटर, तो जब भी अल्टीट्यूड बबल ट्यूब के अंदर बबल सेंटर पे चली जाए तो लाइन ऑफ साइट तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, लेकिन जो हमारी MSL है वो MSL सिर्फ प्लेन में स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल रह पाएगी। अगर आप कर्वेचर को कंसीडर करोगे तो आपकी MSL कर्वेचर को फॉलो करते हुए आपको मिलती है, और इसीलिए हमें कर्वेचर करेक्शन लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि रिफ्रैक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, रिफ्रैक्शन होती है इसलिए उसकी करेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। सो यहां पे एक पॉइंट मेंशन करो, आपने हेडिंग दिया है करेक्शंस रिक्वायर्ड इन लेवलिंग वर्क, और इसी के नीचे लिखिए whenever area is large, whenever area is large, whenever area is large, the earth curvature effect becomes significant, and the error due to refraction
and the error due to refraction also introduced in readings. Also introduced in reading, due to which we should apply the correction due to earth curvature and correction due to refraction. Correction due to earth curvature and correction due to refraction respectively. ठीक है, अब इस करेक्शन वाले पार्ट पे जाएं उससे पहले तो आप ये जान लो कि इस पर एरिया लार्ज है और इसलिए आप इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर की बात कर रहे हो. सो अब इस चीज को मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूं, इसका डिटेलिंग अगली क्लास में हो पाएगा, लेकिन अभी मैं आपको इसका पूरा समझाता हूं कि बेसिक क्या है. इस बेसिक को ही यूज करके आप अगली क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे, तो प्रॉपर्ली समझिएगा. सी द केस. सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एरिया लार्ज है. ठीक है, सो व्हेनेवर द एरिया इज लार्ज you will be able to see the earth curvature something like this. तो ये कर्वेचर आप ऐसे समझो कि पूरा अर्थ आपको नजर आ रही कुछ ऐसा, और उसका एक छोटा सा पार्ट हमने दिखाया जिसमें आपको कर्वेचर नजर आई. सो दिस वन इज बेसिकली द ग्राउंड लेवल वी हैव. सो ये जो देख रहे हो ये हमारी ग्राउंड लेवल है. साथ साथ ये देखो कि वी हैव MSL ऑल्सो. दिस वन इज MSL. नाउ इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, why this MSL is a curved line? In the previous discussion, in the last class, I have shown you the MSL was straight and horizontal because survey you have taken as a plane. But here you have taken the large area and you cannot assume, you cannot consider the area as a plane here. Since the area is large, you will have to consider the effect of curvature, and you are able to see the curvature effect in this MSL line and the ground also. Now in this case, suppose you fix the instrument at any place. So here we have an instrument, and after setting the instrument, first you will set the bubble to the center. Of course, we are talking about the altitude bubble tube, and in that the bubble is at center. You know that whenever the bubble is at center, the line of sight must be horizontal. So ये line of sight यहाँ से horizontal हो गई कुछ ऐसा. This is horizontal. ये हमारी line of sight horizontal होनी चाहिए. लेकिन क्या होता है, ये तो एक प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रिफ्रैक्शन के कारण ना ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं रह पाती. अब इन दोनों को एक एक करके हम लोग जिक्र करेंगे, अभी समझेंगे कि ये है क्या. सो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं. यू नीड टू अंडरस्टैंड. जैसे मान लो कि यहां पे एक स्टाफ है एंड आई हैव टेकन द रीडिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टाफ. तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि द स्टाफ विच आई हैव शोन यू हियर इज अ वर्टिकल स्टाफ. लेकिन वो वर्टिकल स्टाफ कुछ ऐसा है. Look at this. Here is the vertical staff we have. So ये कुछ vertical staff है, लेकिन आप में से कुछ लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये vertical कहाँ है, ये तो inclined दिख रहा है. आप ऐसा समझो कि anything जो भी कुछ vertical होती है ना, vertical किसके respect में और कैसे बोलते हो आप vertical. तो vertical कहलाने के लिए सिर्फ इतना ही requirement होता है कि भाई जब भी आप staff को hold करते हो ना, it must be following the plumb line and the line of action of the staff must be passing through the center of earth. और अर्थ तो आप जानते हो कि कुछ ऐसा अज्यूम किया गया राउंड शेप में, बिल्कुल स्फेरिकल, उसकी वजह से ये सेंटर से मीट कर रहा है, लेकिन उसको इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपको इंक्लाइंड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है. तो इस बात को समझो, अगर मैं बोलूं कि कोई कर्व्ड चीज है तो इस पे वर्टिकल ऐसे, इस पे वर्टिकल ऐसे, तो वर्टिकल तो दोनों होगी लेकिन दोनों एक दूसरे की पैरेलल नहीं होगी. ठीक है, अब आप यहां पे देखो कि आफ्टर कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट हियर, व्हेन यू हैव इंस्ट्रूमेंट हियर एंड वी हैव स्टाफ हियर, so you are going to take the reading. so ये वाली रीडिंग आपको मिल गई, ये आपकी रीडिंग है. अब मैं बोलूं कि इंस्ट्रूमेंट को यहां रख करके आपने जो रीडिंग लिया है, अब जरा सोचो आप पहले कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारी बेंचमार्क है और ये हमारी बैक साइड रीडिंग है. दिस वन इज द बैक साइड रीडिंग. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द HI स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो यहां पर की HI कितनी होगी. एक काम करो, एक एग्जांपल ले लो, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा. 100 मीटर की बेंचमार्क मैं लिख देता हूं. 100 मीटर की बेंचमार्क और ये है 2.5 मीटर की बैक साइड रीडिंग. तो बताओ HI कितनी होगी यहां पे. तो आप बोलोगे RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग, इट इज 100 प्लस 2.5 एंड दिस RL इज बेसिकली 102.5. अब सोचो कि जो RL यहां है, क्या वही RL यहां भी है, क्या वही RL यहां भी है.
क्या वही RL यहां भी है? क्या वही RL यहां भी है? यस और नो? आंसर योरसेल्फ। सो इस बात को आप समझिए कि क्या यहां पे जो HI निकली, क्या वही HI यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है? सो अगर आपको लग रहा है कि सेम है, तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि इस बार सर्वे आपने जियोडेटिक कंसीडर कर रखा है, जिसमें इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर आपने लिया हुआ है। लेट मी रिमाइंड यू, दिस लाइन ऑफ साइट एंड दिस पर्टिकुलर MSL are not parallel here. In the previous case, in the last lecture, आपने ये पढ़ा था कि दोनों पैरेलल होती है, लेकिन कब? जब प्लेन सर्वे होती है। सो आप देखो अभी क्या है कि ये MSL है और ये लाइन ऑफ साइट है। अब ये हॉरिजॉन्टल तो इसलिए है, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, वी हैव टेकन इट हॉरिजॉन्टल। अभी रिफ्रैक्शन इफेक्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप एक एक करके पढ़ो। मैं पहले कर्वेचर पढ़ा रहा हूं, फिर रिफ्रैक्शन अलग से पढ़ाऊंगा, फिर दोनों को कंबाइन करूंगा। पहले हम लोग कर्वेचर पढ़ेंगे, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। तो अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, वो है कर्वेचर इफेक्ट। तो कर्वेचर में MSL हमारी कर्व लाइन हो गई, जो मैंने आपको समझा दिया कर्व लाइन है। और ये जो लाइन ऑफ साइट देख रहे हो, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल बिकॉज द बबल इज एट सेंटर। सो अब उसी बात को मैं दोबारा लिखता हूं, ठीक है, समझिएगा। दिस वन इज हियर हॉरिजॉन्टल बिकॉज bubble is at center in altitude bubble tube. ठीक है, सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है क्योंकि बबल सेंटर पे है अल्टीट्यूड बबल ट्यूब में, और यहां पे ये क्या है? ठीक है, दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल, इट इज एक्चुअली अलोंग अर्थ कर्वेचर because area is large. Area is large. ठीक है, अब ना पहले समझो आप कि इस बार ये वाली जो ब्लू लाइन, जो लाइन ऑफ साइट है, और ये जो हमारी MSL है, क्या ये दोनों पैरेलल है? नहीं है ना पैरेलल, क्योंकि ये कर्व है और ये स्ट्रेट है। तो उस केस में होगा क्या? अगर मैं इस MSL से यहां तक की हाइट देखूं, तो जो यहां पे हाइट है वो हाइट यहां पे नहीं है, वो हाइट यहां पे बिल्कुल भी नहीं है, ये बढ़ते चली जा रही है आगे की तरफ। होल्ड ऑन फॉर ए मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट। अगर मैं अभी आपसे पूछूं सवाल सिंपल सा कि ये RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड से HI निकाल लिया, 102.5 आ गया, क्या उसको यूज करके, उसको माइनस करके यहां पे RL निकाल पाओगे? नहीं, क्योंकि यहां पर की RL 102.5 होगी नहीं। HI will not be constant in this case, which was there constant in the previous case. तो यहां पे इस लाइन पे हमारी HI कांस्टेंट है ही नहीं, जो कि प्रीवियस वाले केस में थी। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल थी, यहां पे नहीं है पैरेलल। तो अब ऐसा सिचुएशन में अगर मैं RL निकालूं तो वो गलत RL निकलेगी। इनफैक्ट जो स्टाफ रीडिंग आपको मिल रही है ना, अगर मैं बोलूं कि ये हमारी स्टाफ रीडिंग है, इफ दिस इज द फोरसाइट सपोज, देन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टाफ रीडिंग, एंड दिस पर्टिकुलर स्टाफ रीडिंग हियर you will not be able to use to calculate the RL of this particular ground point. ठीक है, और इसीलिए what we do, अब इस प्रॉब्लम समझ में आ गया ना कि HI कांस्टेंट नहीं है, तो आप इस बात को सीक्वेंस में समझो। This line is curved, this line is horizontal. HI is not constant. As a result of this, HI is not constant on this line. Due to which, if you find this staff reading here, you will not be able to use the staff reading to find the RL of this because you don't know what is the HI at this location. तो यहां का HI आपको पता ही नहीं चल पा रहा है, उसके कारण आप इसको माइनस करके यहां का RL निकाल ही नहीं पाओगे। That is the problem you are facing, and that is why problem you have understood. Now that is why I am going to suggest you now the solution. What we do, we assume an imaginary line. That is why we assume an imaginary line which is called as the level line. This level line is basically an imaginary line which is assumed parallel to MSL. अब समझना यहां पे, इस MSL के पैरेलल मैं एक लाइन अज्यूम करता हूं, तो ये MSL है, MSL के पैरेलल एक लाइन अज्यूम कर रहा हूं which is this. This line has a name, it is called as the level line. और ये जो लाइन है ना, जिसको लाइन ऑफ साइट लिखा है, this one is called as the horizontal line. अब आप यहीं पे समझ लो, this आप कॉन्सेप्ट समझिए पहले।
यहां से मैं स्टार्ट करता हूं. सो what you're getting is this particular foresight. Let's mark something here. Suppose this is the reading which you want, this is the reading which you get, and this is the reading you want. You need to understand the level line, basically a line which is considered parallel to MSL. Level line is an imaginary line assumed considered parallel to MSL. MSL के पहले आपने assume किया है. What is the advantage of this level line? Since you have taken this line as a parallel to MSL, can I write the HI will be constant at every location? You can think about it like we have the height from this MSL to this line, ये वाली height, and this line everywhere it is constant. So, can I call this level line as a line of equal HI everywhere? तो हमारी level line वो line है जिसके हर एक पॉइंट पे HI की वैल्यू कांस्टेंट होती है. यही इसका फायदा है. तो ये यहां से ये वाली वैल्यू, वही चीज यहां भी, तो हर एक जगहों पे आपको HI कांस्टेंट मिल गई. यू हैव ए कांस्टेंट HI वैल्यू. बात समझ में आ गई? ठीक है. तो आप सोचो कि अगर मुझे ये वाली HI यहां पे मालूम चल गई इंस्ट्रूमेंट वाली लोकेशन पे, तो क्या उसी HI के कोरस्पॉन्डिंग अगर स्टाफ रीडिंग मिल गई तो इस वाले स्टाफ रीडिंग को माइनस कर देंगे तो यहाँ की RL निकल जाए, क्योंकि यहां तक की HI मालूम है, यहां पर नहीं मालूम था आपको. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग नहीं मालूम, 1 के कोरस्पॉन्डिंग नहीं मालूम, 2 के कोरस्पॉन्डिंग मालूम. ठीक है. और 2 के कोरस्पॉन्डिंग अगर मालूम हो जाए तो अगर मुझे स्टाफ रीडिंग से कोरस्पॉन्डिंग मिल जाए तो मैं RL निकाल लूंगा. सो लेट्स कन्वर्ट द डेटा इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू एंड व्हाट इज द ट्रू वैल्यू वी हैव. सो मैं पूछूं वहीं पे, ये दो अलग अलग चीजें हैं और आप इसी को देखो. ये है फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअली द मेजर्ड वैल्यू. आपको यहां पे ये मेजर्ड वैल्यू है और 2 इज एक्चुअली द ट्रू वैल्यू वी हैव. ठीक है. सो इन्हीं दोनों का डिफरेंस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर. दिस इज करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर. सो आपको याद है कर्वेचर का रिलेशन क्या होता है, सॉरी करेक्शन का रिलेशन क्या होता है, किसमें से किसको माइनस करते हैं? तो आप बोलोगे, अगर माइनस करने वाली बात सोचें तो आप बोलोगे किसमें से किसको माइनस, तो आप बोलोगे ट्रू माइनस मेजर करते हो. मतलब कि ये वाली हाइट माइनस, मतलब इस A पॉइंट से 2 तक की हाइट माइनस A से 1 तक की हाइट, ये स्मॉलर वैल्यू माइनस ग्रेटर वैल्यू, यू विल गेट नेगेटिव, एंड दैट इज व्हाई करेक्शन टू अर्थ कर्वेचर इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर. But before going ahead, we will write some definitions just to make you understand, and you can write it down. तो पहले आप एक काम करो, इस डायग्राम को फटाफट बना लो पॉज करके. Do it. पॉज कीजिए वीडियो और बनाइए उस डायग्राम को. सो आगे देखो. अब यहां पे दोनों का नाम लिख लो. सबसे पहले लिखो हॉरिजॉन्टल लाइन. डू इट नाउ. एक डिक्टेशन कर रहा हूं, नीचे लिखो हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन लिखिए. लाइन सेटअप बाय एन इंस्ट्रूमेंट. लाइन सेटअप बाय एन इंस्ट्रूमेंट. लाइन सेटअप बाय एन इंस्ट्रूमेंट keeping the bubble at center. Line set up by an instrument keeping the bubble at center is known as horizontal line. Is known as horizontal line. Next point. This line is always tangent to Earth's surface. This line is always tangent to Earth's surface. This line is always tangent to Earth's surface. Tangent to Earth's surface. Next, आगे लिखिए level line. Level line. Level line में लिखिए. This line is an imaginary line. This line is an imaginary line. Considered parallel to MSL. This line is an imaginary line considered parallel to MSL. This line is an imaginary line considered parallel to MSL. Bracket में लिखो also known as
also known as line of equal HI, also known as line of equal HI, that is height of instrument, line of equal HI। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको सब कुछ मिल चुका है, यहाँ पे समझ चुके हैं आप सब कुछ। अब यहाँ से रिलेट करता हुआ अब दो तरह के करेक्शंस हैं, लेकिन हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। सो नाउ गिव द फर्स्ट हेडिंग एज ए लिख करके पहला हेडिंग लिखो और लिखो करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। राइट डाउन स्मॉल a, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, राइट डाउन करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। इसमें लिखिए स्टाफ रीडिंग शुड बी टेकन कॉरस्पॉन्डिंग टू, स्टाफ रीडिंग शुड बी टेकन कॉरस्पॉन्डिंग टू लेवल लाइन, staff reading should be taken corresponding to level line, but it is found corresponding to horizontal line. Staff reading should be taken corresponding to level line, but it is found corresponding to horizontal line, but it is found corresponding to horizontal line. Next point लिखो, the net difference between level line and horizontal line, net difference between level line and horizontal line, net difference between level line and horizontal line at the position of staff, net difference between level line and horizontal line at the position of staff is known as correction due to earth curvature, is known as correction due to earth curvature for staff reading, correction due to earth curvature for staff reading। एक और पॉइंट नीचे लिखो, this correction is always negative in nature, this correction is always negative in nature for staff reading, this correction is always negative in nature for staff reading। अभी बताया ना कैसे, ये हमारी ट्रू वैल्यू स्मॉल है और मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर है ना, ये वाली वैल्यू हमें मिलती है, ये हमें चाहिए है, तो ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है, स्मॉल माइनस ग्रेटर यू विल गेट नेगेटिव। ठीक है, सो दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर फॉर स्टाफ रीडिंग। सो नाउ अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जो मैं करके दिखाता हूं आपको। अब आप सोचो कि ये तो लेवल लाइन है, कर्वेचर को फॉलो कर रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ का होगा। अब मैं इसमें और इसको स्ट्रेट दिखाता हूं और ये वाली डिफरेंस निकालनी है, तो आप देखो जरा यहाँ पे डेरिवेशन काफी सिंपल है। सो आप समझना, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, समझिएगा ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग बोल रहे थे लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से ये जो देख रहे हो ये हमारी कर्व लाइन जिसको हम लोग बोल रहे थे लेवल लाइन, और वहीं पे ये हमारी स्टाफ का पोजीशन है, दिस वन इज द स्टाफ पोजीशन। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे ग्राउंड है और उसी के करस्पॉन्डिंग चूंकि ये सेंटर से पास कर रही है, मैंने बताया था आपको, ठीक है कुछ ऐसा, और इसको मैं मीट कराता हूँ यहाँ पे। सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसको ना यहाँ पे सोचो कि ये पोजीशन है और ये यहाँ से कुछ ऐसा ये मीट कर रहा है। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे यहाँ पे ये O है, तो मैं अगर रेडियस लिखूँ ना, रेडियस ऑफ अर्थ, तो MSL तक, ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो हाइट है ना, इधर देखो अब ये वाली जो हाइट है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो RL ऑफ द ग्राउंड है, वो पूरे रेडियस ऑफ द अर्थ मालूम है ना, बताया था पहली क्लास में 6370 किलोमीटर्स, और ये वाली हाइट 200 मीटर 150 मीटर ऐसे होती है, तो उसकी वैल्यू ना रेडियस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तो मैं यहाँ तक उसको रेडियस मान के चल रहा हूँ लेवल तक। सो दिस वी हैव टेकन दैट दिस पर्टिकुलर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस वैल्यू इज रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और वही चीज यहाँ तक वी कैन राइट इट इज रेडियस ऑफ अर्थ, दिस वन इज ऑल्सो रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ का डिस्टेंस इज स्मॉल डी, ऑफ कोर्स वी हैव टेकन इन किलोमीटर्स। सो यू कैन सी व्हाट इज द करेक्शन हियर। सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको CC करेक्शन टू अर्थ कर्वेचर से लिखते हैं। सो आप अब यहाँ पे दो पॉइंट्स मार्क करो, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। कैन आई राइट फॉर ट्रायंगल OAB वी हैव R स्क्वायर, वी हैव
this d we have r and this is r plus cc. पाइथागोरस लगा दो, r plus cc whole square is equal to r square plus d square. ठीक है, so I can write from triangle OAB, I can simply write this is r plus cc whole square is equal to r square plus d square. लिख सकते हैं ना, r plus cc whole square is equal to r square d square. अब मैं नेचर बता चुका हूं कि नेगेटिव है और ये वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड पता कर रहा हूं मैं कितनी है. So we'll calculate the magnitude and I can write this is simply equal to r square plus cc square plus 2rcc is equal to r square plus d square. Cancel out and here we can write this cc we have taken common and in bracket we have 2r plus cc is equal to d square. So अब एक मिनट के लिए रुकते हैं और बताओ cc है क्या? करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर. किस पे? स्टाफ पे. स्टाफ की लेंथ कितनी थी? 4 मीटर और cc की वैल्यू तो बहुत ही कम आएगी पॉइंट में, तो ये वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है. और ये क्या है? 6370 किलोमीटर्स, और ये मीटर में भी नहीं, इसमें मीटर से भी कम वैल्यू होती है इसकी. तो आप इसको कंपेयर करोगे ना, सो उस केस में आई कैन सिंपली राइट द वैल्यू ऑफ cc इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 2r, हेंस 2r प्लस cc इज सिंपली टेकन एज 2r. तो इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज cc into 2r is equal to d square, which implies that this cc is equal to d square upon 2r. यही हो जाएगा. अब d क्या है? अब सोचो पहले कि ये जो d है वो डिस्टेंस है और r क्या है? रेडियस है. और अभी तक मैंने यूनिट बताया नहीं है, तो मैं अगर बोलूं कि रेडियस अगर आपने किलोमीटर में रखा हुआ है 6370 किलोमीटर्स, तो d भी आपको किलोमीटर्स में ही रखना होगा. अब मैं क्या करता हूं कि r की वैल्यू, अब cc की वैल्यू ना बहुत ही कम आती है, किलोमीटर में रखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कितना है, क्योंकि 0.00 समथिंग आ जाएगी फिर. और इसलिए मैं इसको मीटर में कन्वर्ट अभी करूंगा. ठीक है, एक काम करते हैं, रेडियस आपको मालूम है पहले से 6370, उसको पुट करते हैं एंड विद नाउ वी विल राइट हियर द cc इज इक्वल टू d स्क्वायर, जो कि किलोमीटर में है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6370 किलोमीटर्स. तो आप बता दो ये जो कैलकुलेशन हमने किया ये किलोमीटर में आ रही है क्या? ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, तो ये भी किलोमीटर में आ रही है. अब इसकी वैल्यू जितनी भी है किलोमीटर में, उसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अब वैल्यू cc वाली मीटर्स में आ जाएगी? अभी तक किस में थी? किलोमीटर्स में. अगर मैं 1000 से अगर सोचो ना कि अगर मैं यहीं तक रखता तो किलोमीटर में cc आती, जितना भी किलोमीटर आया उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो cc हमें मीटर से मिल जा रही है. अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो मैं करके दिखाता हूं कितनी आ रही है. देख लो, ये आ जाएगी 1000 अपॉन 2 इंटू 6370 एंड दिस वैल्यू कम्स एट इट इज कमिंग एज 0.07849 आ रही है. उसी को राउंड ऑफ करके लिखा जाता है 0.07849 को 5 रख दिया एंड दिस इज d स्क्वायर. लेकिन आप बता दो, हमने d को चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ cc के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया था. d एज इट इज किलोमीटर्स में है. सो व्हाट आई कैन राइट, दिस d इज इन किलोमीटर एंड द वैल्यू ऑफ cc अर्थ कर्वेचर की जो करेक्शन है दैट वी कैन राइट 0.0785 d स्क्वायर. यही आ रही है. लेकिन ये जो वैल्यू निकल के आई है, मैंने क्या बताया कि ये करेक्शन क्या होती है? नेगेटिव इन नेचर. और ध्यान रखना है कि d किलोमीटर्स में और cc मीटर्स में है. सो अब मैं इसको फाइनली लिखता हूं, दिस करेक्शन इज नेगेटिव, दिस करेक्शन इज नेगेटिव. ठीक है, तो उस केस में आई कैन राइट द cc इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0785 d स्क्वायर. ठीक है, सो नाउ वी हैव अ फॉर्मूला यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. सो दिस इज d स्क्वायर. अब मैं इसको लिखूंगा कि ये जो आ रही है ये मीटर्स में आ रही है और ये जो जा रही है ये किलोमीटर्स में जा रही है. ये हमने कंप्लीट यहाँ पे आपको डेरिवेशन दिखा दिया, आप देख सकते हो. दिस इज हाउ वी राइट द करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर. दोनों का यूनिट भी मैंने आपको समझा रखा है. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. लेकिन ये सिर्फ एक करेक्शन है, अभी और भी करेक्शन है, दैट इज रिफ्रैक्शन. लेकिन पहले आप इसे कंप्लीट करो. डू इट नाउ. बोर्ड पे पूरा दिखा दो.
पॉज करके लिख लीजिए। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। इसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पार्ट है करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, उसको अलग से देखेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, कर्वेचर को और रिफ्रैक्शन को दोनों को क्लब करके लिखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड करेक्शन। और जब भी डिस्टेंस लार्ज होती है ना, तो कंबाइंड करेक्शन मस्ट बी अप्लाइड टू द स्टाफ रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट द एग्जैक्ट आरएल ऑफ द पॉइंट। तो वो कैसे वर्कआउट करेंगे, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।